हेलो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, है ना? जी। चलिए, शिखर जी हैं, अनुराधा हैं, तनु हैं, अभिषेक यादव हैं, बानी हैं, बबीता हैं, वरुण हैं, सलोनी हैं, नेहा हैं, वंदना हैं, रोशन हैं, सिद्धांत, पूजा हैं, तृप्ति चौहान हैं, राजन हैं, पिंकी हैं, अंकु यादव हैं और दीपमाला जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, नो डाउट। पॉलिटी भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और भी विषय आपके बहुत अच्छे चल रहे होंगे। ठीक है, एक दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद ठीक है आज हम आर्टिकल 77 पर चलेंगे। ठीक है ना? आज हम आर्टिकल 77 को डिस्कस करेंगे और इसके बाद ना केवल आर्टिकल 77 को आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है, आज हम बहुत इजीली संसद पर आ जाएंगे, है ना? हम संसद को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी बातें सुनो, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ढेर सारा प्यार आपको, बहुत बहुत शुभाशीष। सबसे पहली बात, ठीक है, जब आप इस पॉलिटी के लेक्चर को लेते होगे, ये भी पूरे एक सवा घंटे का लेक्चर होता है। ठीक है, इस लेक्चर को जब आप डेली लाइव ले रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड भी ले रहे हैं, एक चीज आपने अनुभव की होगी कि इसका टाइम कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता होगा। ठीक है, बाकी के अगर आप अदर सब्जेक्ट से इसकी तुलना करेंगे तो आपको लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत गया। ठीक है, और ये आप लोगों के कमेंट आते भी हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, टेलीग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और आप यहाँ पर भी चैट बॉक्स में भी कमेंट करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे मूवी देखते समय, जो हमें कोई भी मूवी बहुत अच्छी लग रही है, हम उसमें इतने खो गए हैं, इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, हमें समय पता ही नहीं चल रहा। ठीक है ना? तो जब किसी भी ऐसे काम को हम करते हैं जिसमें हमारा मन लगता है, तो समय ऐसा लगता है कि कब बीत गया। तो सबसे पहला रीजन ये है। दूसरा, आपने एक और चीज अनुभव की होगी, वो ये कि अगर आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पहली बार, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं बच्चे, ठीक है, कभी आपने आज से पहले पॉलिटी नहीं पढ़ी, हाँ कभी सुन लिया होगा कि संविधान नाम का एक विषय भी होता है और सरकारी नौकरी की तैयारी में आपको वह पढ़ना पड़ेगा, इस तरह का। आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि 70 से 80% आपको क्लास में ही याद हो जाता है। 70 से 80% आप क्लास में ही इसको याद कर लेते हैं। अगर आप दो बार रिवीजन कर लें तो ये 90% से ऊपर याद हो जाएगा आपको। अगर आप इसका तीसरी बार और रिवीजन कर लें तो ये आपको बहुत अच्छे से पूरा याद हो जाएगा, है ना? ये चीज आपने अनुभव की, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये केवल इस वजह से है कि आप बहुत मन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं क्लास में जो ये बात मानते हैं कि सर 70-80% हमें क्लास में ही याद हो जाता है? और मैं पढ़ाने के मतलब मैं पढ़ा आपको बिल्कुल इसी तरह से रहा हूं। लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे बहुत आराम से हौले हौले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं कि मैंने, ठीक है, 35 क्लासों में, 40 क्लासों में, 50 क्लासों में पॉलिटी खत्म कर दी और बोल दिया कि लो भाई पॉलिटी आपका खत्म। नहीं, ठीक है, हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें जीना है उस विषय में। और ये आपका एक्चुअली क्या है बच्चे, कि जो आप बात बोलते हो, मैं ठीक है अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, मैंने ये प्रोफेशन चुना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस भी विषय को मैं पढ़ाता हूँ तो आमतौर पर उसके बारे में ये है, पॉलिटी बहुत कठिन विषय है। ठीक है, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पॉलिटी बहुत कठिन है। यही मतलब दिग्विजय है, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएगा या ज्योग्राफी पढ़ाएगा या इकोनॉमी पढ़ाएगा, आप देखना कि आपको इससे कहीं ज्यादा सरल लगेंगे ये विषय, क्योंकि पॉलिटी में कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं।
है ना। और पॉलिटी लिंक नहीं होती, ठीक है। जैसे इतिहास है, तो इतिहास में पूर्व की घटनाएं आगे की घटनाओं से लिंक हो रही हैं। ज्योग्राफी में भी ऐसा ही है। इकोनॉमी तो एक तरह का साइंस है, लेकिन तो बहुत सरल है, लेकिन इसमें क्या है कि हर एक पिछली घटना अपनी अगली घटना के साथ लिंक नहीं होती। इसमें घटनाएं ऐसी होती हैं कि पता नहीं, ठीक है, अगर एक, ठीक है, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में चर्चा कर रहा है, तो अगला उपराष्ट्रपति का एज ए राष्ट्रपति क्या क्या कर्तव्य है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि अगले आर्टिकल का पिछले आर्टिकल से कोई योग ही नहीं है, कोई मिलन ही नहीं है। तो इसलिए कठिन विषय है ये वास्तव में। और अगर आप इसको भी इतने एंजॉय के साथ पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हमने आर्टिकल 76 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, महान्यायवादी। आज हम 77 के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो चलिए, थैंक यू सो मच। जी, नहीं, ये आपको सरल लगने लगी। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आपको सरल लगने लगी। चलिए, और आप सभी को बच्चे ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में बहुत दुख हुआ था तब नाम पूछकर, धर्म पूछकर गोली मार रहे थे आतंकवादी। महिलाओं ने अपने सिंदूर को अपने आंखों के सामने एक क्षण में उजड़ते हुए देखा है। सोच के देखो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, ठीक है। इतनी दिल को तसल्ली मिली, मैं सो नहीं पाया, ठीक है, ये हकीकत बात बता रहा हूँ। क्योंकि जब से ये खबर आनी शुरू हुई है, ठीक है, तब से मतलब मन में एक अजीब सी खुशी है, एक ऐसी खुशी कि आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। और आपको, ठीक है ना, मतलब बहुत आनंद आ रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, आपके दिल को सुकून मिल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा सच में, ठीक है। और करना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। और अगर जरूरत पड़े ना आम नागरिकों को भी इसमें शामिल होने की, भाई साहब, ठीक है, तो हम भी शामिल होंगे इसमें, ठीक है। बस थोड़ा बहुत प्रशिक्षण मिल जाए कि बंदूक कैसे चलाते हैं, गोला बारूद कैसे चलाते हैं। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कसम से कि एक बार जाके सरहद पे लड़ूं। अरे शहीद हुई तो होऊंगा यार, लेकिन फिर भी वो शहादत ऐसी होगी कि आगे आने वाली जो इतिहास होगा, ठीक है, वो याद करेगा मैं हीरो हूंगा, ठीक है। और वो बलिदान, ठीक है, जो देश के काम आता है वो सर्वोपरि होता है। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल 77 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आर्टिकल 77 जो है, ये मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा किया जाता है। 77 में बोला है कि मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा बेटा इसमें। मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 77 है। राष्ट्रपति करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान के चलिए, ठीक है, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको पढ़ाने लग गया, अब आप इस पर फोकस करें कि मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझिए। प्रधानमंत्री जी ने माननीय राष्ट्रपति को बोला कि गृह मंत्री के तौर पर हमें अमित शाह को नियुक्त करना है, ठीक है। तो अमित शाह जी के नाम का आदेश एज ए गृह मंत्री राष्ट्रपति को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति ने उनको गृह मंत्री नियुक्त कर दिया और उसकी शपथ दिला दी, ठीक है। फिर अगला आदेश मिला कि हमें राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्री नियुक्त करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी होने चाहिए, ठीक है जी। तो फिर माननीय राष्ट्रपति जी ने राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, ठीक है, आवंटित कर दिया, रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त कर दिया और उन्हें, ठीक है, मंत्री पद की शपथ दिला दी। तो मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये बात तो है, ये संवैधानिक उपबंध है, ये बात हमें समझ में आ रही है। लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ऐसा वे प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को, ठीक है, जो भी मंत्रालय आवंटित करवाना चाहे राष्ट्रपति को, वह करना पड़ेगा, राष्ट्रपति बाध्य है।
उस व्यक्ति को वह मंत्रालय आवंटित करने के लिए और उसको उस मंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो बोला है ना कि मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, बात सत्य है। आर्टिकल 77 में बोला है कि भाई मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा किसके परामर्श पर करते हैं? बोलो बच्चे, राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं। ठीक है, बात समझ पे आ रही है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं और वे प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाउंडेड होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर करते हैं, वे प्रधानमंत्री को परामर्श को मानने के लिए बाउंडेड होते हैं। राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाउंडेड हैं। परामर्श को मानने के लिए बाध्य हैं। बाउंडेड है, ठीक है, ध्यान रखना। ये बात हुई क्लियर? ये बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स देखो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स देखो आप जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इसको आपको समझना है बहुत अच्छे से। मैंने बोला कि मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना है, किस मंत्री पद की शपथ दिलानी है, ठीक है। ऐसा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, वो वही करेंगे जो प्रधानमंत्री ने उनको बोला है। जिस व्यक्ति को जो भी मंत्रालय देने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, वो वही वैसा ही करेंगे और वह उसको मानने के लिए बाध्य है। जो भी प्रधानमंत्री का परामर्श है उसको मानने के लिए बाउंडेड है। ये बात बोली, आ गई समझ में सभी को? ठीक है, क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक्स्ट्रा नोट्स में क्या है बच्चे कि देखो, सबसे पहले आप ये देखो मंत्री पद की योग्यता है, ठीक है। आप मंत्री पद की योग्यताएं देखो, ये कहीं पर भी किसी भी किताब में आपको नहीं लिखा, ठीक है, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी बुक में नहीं है, इवन एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं है ये बात। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं, प्लीज इस पर आप लोग फोकस करना। जब हम मंत्री पद की योग्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, तो आपको समझना है सबसे पहले वह दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य हो। दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, है ना बेटा? किसी एक सदन का सदस्य हो। सदस्य हो, ठीक है, ध्यान रखना। और उसको मंत्री पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जो मंत्री पद की शपथ है मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों, मंत्री पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्री पद की शपथ हमेशा ये ध्यान रखना कि मंत्री पद की शपथ हमें कौन दिला रहे होते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए, अब इस पूरे को मैं, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। मान के चलिए कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया। प्रधानमंत्री ने, ये ध्यान रखना, अब मैं इतनी सारी चीजें लिखाऊंगा नहीं, ये मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और आपको यहां पर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया, राष्ट्रपति को एडवाइस दी। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो एडवाइस होगी, ये जो परामर्श होगा, ये बाउंडेड होगा, ये बाध्य होगा? ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी को, ठीक है, एडवाइस दी, एक परामर्श दिया, एक परामर्श दिया। और ये परामर्श कैसा होगा? ये परामर्श बाउंडेड होगा, ये परामर्श बाध्यकारी होगा। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी को परामर्श दिया, परामर्श दिया, ठीक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जी को परामर्श दिया
और प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रपति जी को परामर्श दिया वो ये दिया कि आप एज अ होम मिनिस्टर, ठीक है, एज अ गृह मंत्री, आप एक व्यक्ति है जिसका नाम अमित शाह है, आप उसे नियुक्त कीजिए। अमित शाह को आप एज अ गृह मंत्री नियुक्त कीजिए। ये बात आप समझना। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को परामर्श दिया और वह परामर्श ये दिया कि भाई एज अ गृह मंत्री, एज अ होम मिनिस्टर, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसको दीजिए? आप अमित शाह नाम के एक व्यक्ति को दीजिए। अब जब अमित शाह को गृह मंत्री दिया जाएगा, ठीक है, तो दो चीजें होंगी। एक तो अमित शाह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी वह दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर हो, सदस्य हो, ठीक है। ये बात निर्धारित की जाएगी सबसे पहले राष्ट्रपति के द्वारा। यदि वह नहीं है दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य, फिर भी उसके बाद बच्चे राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति हो जाएगी। फिर भी राष्ट्रपति के द्वारा वह नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। फिर भी उसकी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति हो जाएगी और 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? बोलो बेटा, ये बात क्लियर हुई कि 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। हालांकि ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर उसने दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले ली, यस, 6 महीने के अंदर उसने दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले ली, वह लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बन गया, ठीक है, तो वह मंत्री बना रह सकता है। तो वह मंत्री पद पर बना रह सकता है, मंत्री पद पर बना रह सकता है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मंत्री पद पर बना रह सकता है तो वह। और अगर उसने 6 महीने के अंदर बेटा दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता वो नहीं ले पाया, नो, ठीक है, तो उसे मंत्री पद त्यागना होगा। अगर नहीं ले पाया तो उसे मंत्री पद त्यागना होगा, मंत्री पद त्यागना होगा। अगर मान के चलिए बच्चे कि वो बहुत बेशरम टाइप का व्यक्ति है, वो 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता ले भी नहीं पाया और वह मंत्री पद त्याग भी नहीं रहा, इतना बेशरम है कि नहीं त्याग रहा, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, मंत्री के लिए एक आवास मिलता है, सारे भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं, कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं, तो वो आनंद ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है, चाहे प्रधानमंत्री कहे या ना कहे। अगर वह 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेने में नाकामयाब रहा, मान के चलिए अमित शाह नहीं ले पाए दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चे या तो उन्हें मंत्री पद त्यागना पड़ेगा, अगर वे नहीं त्यागते तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री कहें या ना कहें, ठीक है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की कुछ भी नहीं चलेगी, प्रधानमंत्री कहना चाहे कि मत हटाओ पद से, फिर भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा देगा, क्योंकि वह अब दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं रहा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। चलिए, ये आर्टिकल 77 है। अब यहां से कैसा भी क्वेश्चन बनता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उस सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको तैयार कर दिया। अब आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। राज व्यवस्था विनायक बैच, आपका जो एजुकेटर है उसका नाम है दिग्विजय, आपका टीचर, आपका एजुकेटर, ठीक है। चलिए, तो मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा राष्ट्रपति करते हैं, ये बात हमने पढ़ी। मंत्री पद की योग्यताओं के बारे में हमने देखा कि योग्यता क्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, और उस योग्यताओं में देखिए एक सबसे प्रमुख चीज जो मैंने आपको बताई, वो ये कि दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य, ठीक है, उसे होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वह दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य, ठीक है, उसे होना ही होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर मेरे प्यारे बच्चे उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यहां पर जो मैंने बताया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देगा, ठीक है, और ये परामर्श कैसा होगा बच्चे? ये परामर्श बाध्यकारी परामर्श होगा। मैं लिख देता हूं कि ये जो परामर्श देगा, ये परामर्श कैसा होगा? ये परामर्श बाध्यकारी होगा, ये बाउंडेड होगा, ये जो परामर्श होगा, ये ध्यान रखना, बाध्यकारी परामर्श होगा।
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को परामर्श देगा। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्ष देगा कि आप अमित शाह को गृह मंत्री के तौर पर नियुक्त कीजिए। तो राष्ट्रपति वहां पर ये देखेगा कि ये व्यक्ति दोनों में से किसी एक सदन का सॉरी ये व्यक्ति दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य है। अगर ये व्यक्ति दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं है तो फिर बच्चे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी, ठीक है, उसकी। अब फिर भी अगर नहीं है फिर भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक सदन की सत्ता लेनी होगी। आप बहुत अच्छे से समझ गए, एक बार थम्स अप कर दो, ठीक है। आर्टिकल 77 को आप सब बहुत प्यारे तरीके से समझ गए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगी, है क्या भैया? बोर्ड हिल रहा है, वो हिल जाता है, कोई बात मतलब वो फ्लक्चुएशन हो जाता है। हाँ कोई नहीं, वो हो जाता है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस मत किया करो तुम लोग जी। ठीक है, क्लियर हुआ जी। आर्टिकल 78 बहुत अच्छे बच्चे, ओके ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब बहुत सारी इमोजीज, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। चलिए ओके, आइए अब यहां पर, ठीक है, आर्टिकल 78 को देखते हैं। आर्टिकल 78 को समझते हैं कि आर्टिकल 78 क्या है। यहां पर प्लीज सब लोग फोकस करना है आर्टिकल 78 की तरफ, ठीक है। जो मैं कहना चाहता हूं बता रहा, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की गई है। क्या है आर्टिकल 78 में बेटा? प्रधानमंत्री से उम्मीद की गई है, प्रधानमंत्री से अपेक्षा की गई है। क्या अपेक्षा की गई है प्रधानमंत्री से? ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। 78 में प्रधानमंत्री से अपेक्षा है क्या? कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कार्यपालिका से संबंधित, ठीक है, जो भी कार्यवाहियां चल रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, उन्हें समय समय पर अवगत कराती रहे। मतलब बोला गया है ना कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बोला है कि नहीं, कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं तो होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा अपने अधीनस्थों के द्वारा। तो भैया वो व्यक्ति कार्यपालिका का प्रमुख है आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग। वो बात अलग है कि वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की गई है कि यार प्रधानमंत्री यार, ठीक है, आप उसे बेचारियों को बताते रहो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तुम्हारी सरकार में तुम्हारी सरकार की क्या पॉलिसियां हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या रणनीति है बताते रहो। लेकिन ध्यान रखना, प्रधानमंत्री पर यह बाध्यकारी नहीं है, अपेक्षा की गई है। मैं आप लोगों से अपेक्षा करूं कि जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोग कमेंट मत किया करो बेटा प्लीज। मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, मतलब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि जब मैं पढ़ाऊं कमेंट मत किया करो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप लोग पढ़ा करो। और मेरी बात समझ में नहीं आती कि आप लोग लगातार पढ़ते भी रहते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं, आपको समझ में कैसे आ जाता है? या तो आप बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, आप उस स्तर पे हैं कि जहां पर आइंस्टीन का भी आईक्यू फेल है आपके सामने, या फिर दूसरी बात यह है कि आप कमेंट कर रहे हैं और क्लास पे अगर आपका ध्यान नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी क्लास को समझने में, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हम भी जब आपकी तरह स्टूडेंट थे, ऑब्वियस सी बात है, टीचर भी कभी स्टूडेंट रहा होगा, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे ही क्योंकि टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो यार ठीक है ना, हमारे जमाने में ऑनलाइन था भी नहीं और ऑनलाइन होता भी, ठीक है, तो हम वास्तव में कमेंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है, दिमाग चाहिए, और वो भी दिमाग पूरे का पूरा कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है, उस टीचर पर, उसके द्वारा समझाए जाने वाले कॉन्सेप्ट पर। आप लोग सारी बातें भी करते रहते हैं और यूट्यूब पर तो आपस में आप लोग बातें भी करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तो चलो एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखते, अगर दिख रहे होते तो फिर पता नहीं आप क्या ही करते यूट्यूब पे जैसे। और रिया जी आप कैसी हो, आपने खाना खाया, आप कहाँ से हो, देखिए ये सारी बातें चलती रहती हैं आपकी। तो यहाँ पर 78 में प्रधानमंत्री से अपेक्षा की गई है। क्या अपेक्षा की गई है प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा की गई है कि वह कार्यपालिका से संबंधित
कार्यपालिका से संबंधित कार्यों और कार्यक्रम से राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराते रहें। राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराते रहें। समय समय पर अवगत कराते रहें। कराते रहें। राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराते रहें। तो कार्यपालिका से संबंधित कार्यों कार्यक्रम से राष्ट्रपति को समय समय पर अवगत कराते रहे, ऐसी प्रधानमंत्री से अपेक्षा। जैसे मैं तुमसे अपेक्षा करता हूं, लेकिन क्या तुम लोग कमेंट करना बंद करते हो? नहीं करते, ठीक है ना। अपेक्षा की गई है, नहीं करते। अगर ये बाध्यकारी होता कि मैं पढ़ाऊं तो आपको कमेंट नहीं करना उस बीच, अगर ये बाउंडेड होता, बाध्यकारी होता, और आप में से कोई भी अगर फिर कमेंट करता, तो मैं क्या करता? तुरंत उसके कमेंट को ब्लॉक करा देता। देखिए, चूंकि बाध्यकारी नहीं है तो आप लोग भी कमेंट करते रहते हो, मैं आपको पढ़ाता रहता हूं। तो वैसे बच्चे, ये बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखना। ये प्रावधान जो है, ये प्रावधान बाउंडेड नहीं है। आप समझ गए? ये प्रावधान बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। डेट प्रोविजंस आर नॉट बाउंडेड, बाध्यकारी नहीं है। तो प्रधानमंत्री से अपेक्षा की गई है कार्यपालिका से संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को देते रहे समय समय पर। दूसरा, ठीक है बच्चे, किसी भी मंत्री ने, ये ध्यान रखना, मतलब किसी भी सदस्य ने या किसी भी मंत्री ने मंत्री परिषद के संबंध में कोई प्रश्न पूछा, कोई प्रस्ताव रखा, मंत्री परिषद के संबंध में, किसी भी मंत्री ने मंत्री परिषद के संबंध में कोई प्रश्न पूछा या प्रस्ताव रखा, और मंत्री परिषद ने बेटा अभी तक उस पर विचार नहीं किया, मंत्री परिषद ने अभी तक उस पर विचार नहीं किया, अभी तक उस पर विचार ही नहीं किया, विचार नहीं किया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मंत्री परिषद से बोल सकता है कि भाई आप विचार करो। राष्ट्रपति मंत्री परिषद से और प्रधानमंत्री से कह सकता है कि भाई उस मंत्री ने बोला था, आप इस पर विचार कीजिए, इस प्रस्ताव पर विचार करें। लेकिन क्या ये बाउंडेड होगा? ये बाध्यकारी होगा? नहीं, ये भी बाध्यकारी नहीं होगा। क्या ये बाउंडेड होगा? ठीक नहीं, ये भी बाध्यकारी नहीं होगा। आर्टिकल 78 में एक तरफ प्रधानमंत्री से अपेक्षा है, दूसरा ठीक है प्रधानमंत्री से ये भी अपेक्षा, किसी मंत्री ने कोई प्रश्न पूछा हो, मंत्री परिषद से संबंधित कोई प्रस्ताव, और अभी तक उस पर मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति कह सकता है प्रधानमंत्री से कि भाई ठीक है आप विचार करवाएं उस प्रस्ताव पर, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, वो किसी मंत्री ने पूछा है और अभी तक उस पर विचार नहीं किया गया, तो आप उस पर विचार करवाइए। आर्टिकल 78 के ये प्रावधान है। ये बहुत कठिन आर्टिकल है, आपने बहुत प्यार से समझ लिया, इसको बहुत आराम से समझ लिया, आप ये मान के चलिए, ठीक है। अब हम आर्टिकल 79 स्टार्ट करेंगे, और आज से स्टार्ट हो जाती है संसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद में, ठीक है। मतलब पूरी कार्यपालिका खत्म, कार्यपालिका से संबंधित एक एक अधिकारी, एक एक पदाधिकारी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। आशीष कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी पॉलिटी शुरू से करवा दो भारतीय संविधान के विकास से। आशीष कुमार जी, ठीक है मुन्ना बाबू देखो ये होता है, ठीक है ना, जब आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जो बच्चों के हित में हो, ठीक है, लेकिन शुरुआत में कठिनाई आती है, आपके भले के लिए, आपके हित में है, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन आपको कठिन तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चल रहा, कठिन पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत में कठिनाई आती है, उनका विरोध भी होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने शुरुआत में किया, धीरे 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 आप लोग समझ गए,
जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो आपको समझ में आ गया कि ये मास्टर क्यों यहाँ से पढ़ा रहा है। देखिए मैं भी पढ़ा सकता हूँ यार, डीपीएसपी मुझे रटे पड़े हैं, मौलिक कर्तव्य मेरी उंगलियों पे है, मौलिक अधिकार मेरी उंगलियों पे है। ठीक है, संवैधानिक विकास का इतिहास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का, 1784 का, 1786 का संशोधन, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833, 1853, एक एक प्रावधान में इनका मुंह जबानी तुम्हें यूं बता दूंगा। ठीक है, बहुत सरल है ये। इनफैक्ट मैं आपको सच बात बताऊं, ठीक है चलो ठीक है मैं नहीं बता रहा ठीक है ना, मतलब इन प्रावधानों को, ये जो एक्ट के प्रावधान है, ये बाकी के जो अन्य लोग हैं, ठीक है ना, वो समझते हैं मुझसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, इन एक्ट और इन परिषद अधिनियम के बीच में जो संबंध है इसको मैं समझाता हूं, फिर वो डिलीवर करते हैं आपको। ठीक है, तो बहुत सरल है वो चीज, आप ये मत सोचो, ठीक है ना, कि वो बहुत सरल है वो सारे प्रावधान जो है। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ठीक है ये कठिन कॉन्सेप्ट है, और जब आप इसे बाद में पढ़ोगे पॉलिटी के बाद में, तो इतना आपका मन नहीं करेगा इनको मन से पढ़ने का, क्योंकि लास्ट में आएंगे। इसलिए मैं इसको अभी पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अब 2017 का पेपर उठा के देखना, वहां आपको पता चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। जी चलिए एक बार बताएंगे सभी भाई, क्लियर है? चंदन कुमार जी, चंदन कुमार बेटा मैं आपको अब क्या ही बताऊं। चलिए ठीक है, हो गया जी, क्लियर हो गया ये। आगे चले, संसद पे चले। थोड़ा सा छोटा करते रहे इसको। चलो ठीक है, एक बार बोल दो बच्चे, संसद पे चले। चलो ये थोड़ा सा देखो, ये झिलमिलाहट क्यों आ जाती है? देखिए जब ये एडजस्ट किया जाता है ना तो हो जाती है वो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है। चल ठीक है, ले भाई, ठीक है मेरे लाल, क्या नाम है इसका, इस बच्चे का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक सेकंड बेटा, ठीक है समझ पे आ रहा है? ओके ओके, थैंक यू सो मच। और चलिए, चला गया वो। बेटा आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझे दिख नहीं रहे ठीक है, तुम चले गए। आइए अब हम बात करेंगे बच्चे संसद। संसद बिल्कुल आर्टिकल वाइज हम चल रहे हैं। आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो आपसे जब भी कभी पूछा जाए कि संसद के गठन के बारे में कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है, आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है अतुल मौर्य जी? अब यहाँ पर क्या है बच्चे, कि बोला है कि संसद 3 अंग और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले बोला है कि संसद द्विसदनीय होगी, द्विसदनीय, संसद द्विसदनीय होगी। इसी कॉन्सेप्ट को अंग्रेजी में बोलते हैं वाई कैमरल। ठीक है, वाई कैमरल सिस्टम होगा, संसद में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। ठीक है, संसद में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है, तो इसमें बोला है कि भाई संसद 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदनों से मिलकर इसका गठन होगा। ठीक है, ध्यान रखना, मिलकर गठन होगा, 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये बात बोली गई है। ठीक है, और संसद के 3 अंग होंगे। ठीक है, 3 अंग होंगे, सदन 2 होंगे
और अंग 3 होंगे। ठीक है जी हाँ, सदन 2 होंगे और अंग 3 होंगे संसद के, तो संसद द्विसदनी होगी। 2 सदनों से मिलकर संसद का गठन होगा। अब ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? संसद की जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये ध्यान रखना, तो ये हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। बाई कैमरल सिस्टम, इसको हमने कहां से लिया है सर? इस बाई कैमरल सिस्टम को मेरे प्यारे बच्चे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया है, ब्रिटेन के संविधान से। तो बाई कैमरल सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से ये आई 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई भैया जी। कहां पर? 1919 के भारत शासन अधिनियम में ग्रहण की गई। और फिर 1919 के भारत शासन अधिनियम से ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में पहुंची, और 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने ले लिया। लेकिन ओवरऑल हम ये कहें कि इस द्विसदनीय व्यवस्था को हमने कहां से लिया है, तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अब ये 2 सदन कौन से होंगे? तो ये व्यवस्था ब्रिटेन में भी है और ये व्यवस्था हमारे यहां पर भी है कि सर ये 2 सदन कौन कौन से होंगे, ये ध्यान रखना। इसमें 2 सदन होंगे मुन्ना। ठीक है, एक कहा जाएगा अपर चेंबर या अपर हाउस, जिसको आप बोलेंगे सर उच्च सदन। ठीक है, और एक कहा जाएगा लोअर चेंबर या लोअर हाउस, निम्न सदन। ठीक है, अब इनके बीच की आप व्यवस्था समझ लीजिए, अपर हाउस और लोअर चेंबर और लोअर हाउस, उच्च सदन निम्न सदन। मतलब ये व्यवस्था हमने वहीं से ली है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में व्यवस्था होती है कि वहां पे उच्च सदन होता है, ठीक, और निम्न सदन होता है, 2 सदन होता है। वहां पर उच्च सदन का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हमारे यहाँ पर उच्च सदन का नाम है राज्यसभा। वहां पर निम्न सदन का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और हमारे यहाँ निम्न सदन का नाम है लोकसभा। अब ये जो उच्च सदन है, ठीक है, अपर हाउस, ये हमने व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन में जो उच्च सदन होता था वो इसलिए होता था ताकि हम जो है कुछ गणमान्य लोगों को, कुछ अति विशिष्ट लोगों को सदन की कार्यवाही में शामिल कर सके। लेकिन वहां पर ये व्यवस्था इसलिए थी उच्च सदन की कि कुछ लॉर्ड, कुछ गणमान्य, कुछ प्रिविलेज्ड, कुछ अरिस्टोक्रेट व्यक्ति, उनको हम सदन में शामिल कर सकें, सदन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करके, ठीक है, वह कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग ले सकें। इसलिए हमने, ठीक है, ब्रिटेन में उच्च सदन की व्यवस्था की थी, या वहां के लोगों ने, ठीक है, वहां पर उच्च सदन की व्यवस्था की। हमारे यहाँ पर ये जो उच्च सदन है ये 2 काम करता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर उच्च सदन ये गणमान्य, शिक्षित और अति विशिष्ट लोगों को भी शामिल करता है सदन में। गणमान्य, अति विशिष्ट, ठीक है ना बच्चे? और मैंने क्या बोला? गणमान्य, अति विशिष्ट और शिक्षित लोगों को भी सदन में शामिल करता है। शिक्षित लोगों को भी सदन में, मतलब जो काम ब्रिटेन का उच्च सदन कर रहा था वो काम तो कर ही रहा है हमारे यहाँ उच्च सदन, कि वह गणमान्य, अति विशिष्ट और शिक्षित लोगों को सदन में शामिल कर रहा है, जिससे कि वो सदन में भाग ले, ठीक है, और कानून निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सके। तो वो ये तो कर ही रहा है। इसके अलावा, ठीक है, उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, जो राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यह भी होता है बच्चे, राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं जो एक्चुअली राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यों को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी इस संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ भी है, ठीक है, मतलब केंद्र भी है, राज्य भी है। तो कहीं केंद्र राज्यों के साथ कोई मनमाना व्यवहार ना करे, केंद्र, ठीक है, राज्यों के ऊपर कोई तानाशाही स्थापित ना कर ले, ठीक है ना। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है केंद्र और राज्यों के बीच में, उसका अक्षर से पालन होता रहे, जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है। सभी अपने अपने विषयों पर कानून बनाएं और प्रशासन करें, कोई एक दूसरे के विषयों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। तो इसके लिए आवश्यकता है केंद्र के ऊपर एक दबाव बनाए जाने की राज्यों की तरफ से। इसलिए राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं उच्च सदन में। जैसे अगर कोई भी ऐसा कानून बनता है जो राज्यों की शक्ति को कम करता है, राज्यों की शक्तियों को मर्यादित करता है, ठीक है, उनकी शक्तियों पर सीमाएं आरोपित करता है, संविधान के अगेंस्ट जाकर कोई भी काम करना होता है जहां पर राज्यों की शक्तियां कम हो रही हो, तो वहां पर जो राज्यों के प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं इस सदन में, वो इसका विरोध करेंगे इस बिल का, कि नहीं, इससे राज्यों की शक्तियां कमजोर हो रही हैं,
केंद्र शक्तिशाली हो रहा है, ये संविधान के अगेंस्ट है, हम इसे पास नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर ये बात ध्यान रखना, इसलिए इसकी व्यवस्था होती है उच्च सदन की। इस उच्च सदन को हम क्या बोलते हैं? इस उच्च सदन को बच्चे हम राज्यसभा के नाम से संबोधित करते हैं। वी ऑल नो डेट, हम इसे राज्यसभा बोलते हैं उच्च सदन को, क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी शामिल होता है, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। और ये राज्यों के प्रतिनिधि देखिए कहां से आते हैं? विधायकों के द्वारा चुनकर आते हैं। विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित विधायक होते हैं, विधायक के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, राज्यों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल है और गणमान्य अति विशिष्ट और शिक्षित लोग भी शामिल हैं। ठीक है, अच्छा, राज्यसभा के प्रतिनिधि इसमें शामिल है। तो राज्यसभा के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है भाई? ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि भाई राज्यसभा के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल है। तो राज्यसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कर रहा है? तो भैया जी विभिन्न राज्यों की विधानसभा के सदस्य, ठीक है, एमएलए के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। ये ध्यान रख देता हूं, एमएलए के द्वारा ये लोग इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड बाई एमएलए। तो मैंने लिख दिया ये, तो इलेक्टेड बाई एमएलए। मुन्ना ये बात समझ में आ गई? गणमान्य अति विशिष्ट और शिक्षित लोग होते हैं, ये एक्चुअली इलेक्टेड नहीं होते, ये नॉमिनेट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये नॉमिनेट होते हैं। किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कहां से आते हैं? ठीक है, ये आते हैं भैया जी आपका लिटरेचर, साहित्य, कला, आर्ट, विज्ञान, साइंस और सोशल वर्क, समाज सेवा से। ये साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, ठीक है, इस वर्ग से आते हैं। ये बात समझ में आई? तो राज्यसभा में दो प्रकार के सदस्य हैं, ठीक है, एक जो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है, दूसरे एमएलए के द्वारा इलेक्टेड है। ये इसलिए उच्च सदन कहा जा रहा है, ये ध्यान रखना। क्यों उच्च सदन कहा जा रहा है? तो इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया कि मेरे भाई ये इसलिए उच्च सदन की कहा जा रहा है। ठीक, क्लियर हो गया मतलब आप सभी को? अरे भाई मतलब क्लियर हो गया आप सभी को? ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई? अरे भाई तुम नीचे उठ के आ जाओ यार, इतनी मनामुनी क्यों करवा रहे हो काम का अपनी? ये हो गया क्लियर? अच्छा, तो अब ये जो उच्च सदन है भैया, ये उच्च सदन क्यों उच्च सदन है? क्योंकि यहाँ पर गणमान्य शिक्षित लोग हैं, ठीक है ना, जो बेसिकली राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बेशक ही उच्च सदन है, उच्च सदन होने के ठीक है बाद भी ये कैसा सदन है? उच्च सदन होने के बावजूद भी बच्चे ये द्वितीय सदन है। बेशक उच्च सदन है लेकिन उसके बावजूद भी कैसा है? द्वितीय सदन है, ठीक है। और ध्यान रखना, इसको राज्यों का सदन भी कह देते हैं, राज्यों का सदन भी कह देते हैं, या इसको राज्यों की परिषद भी बोल देते हैं। कई बार इसको राज्यों की परिषद भी बोला गया है, ठीक है। आपके पीईटी के एग्जाम में राज्यसभा को राज्यों की परिषद बोला गया, ठीक है। आधे से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो गए कि राज्यों की परिषद क्या होती है, ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आया राज्यों की परिषद का मतलब क्या है। अब दूसरा होता है आपका निम्न सदन। निम्न सदन जो है भैया, निम्न सदन, ठीक है, ये जनता को रिप्रेजेंट करता है, इसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं निम्न सदन में, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। इसमें जनता के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये जनता को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बाय द रिप्रेजेंटेड फॉर द पीपल्स। ये ठीक है जनता को रिप्रेजेंट करता है, जनता के लिए रिप्रेजेंटेशन का कार्य करता है। निम्न सदन के जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। तो निम्न सदन में, ठीक है, जो भी सदस्य होंगे, निम्न सदन के सारे सदस्य बच्चे वे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। तो इसलिए ये जनता का सदन है। अब चूंकि ये जनता का सदन है तो बेशक ही निम्न सदन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसा सदन है? प्रथम सदन है। बेशक ये निम्न सदन है, उसके बावजूद भी प्रथम सदन है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, इसलिए इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसे जनता का सदन भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूं कि जनता के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जनता के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड, ये ध्यान रखना, जो कि जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और इसलिए ये पहला सदन है। ये निम्न सदन क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें इतने गणमान्य, अति विशिष्ट और शिक्षित लोग नहीं आएंगे, ऐसा माना जाता है। इसमें वो लोग आते हैं जो वाक्पटु होते हैं, बहुत बोलने में दक्ष होते हैं, बहुत अच्छे से आपको वो अपना फैन बना लेते हैं, ठीक है, आप उनकी मुरीद बन जाते हैं, आप उनको फॉलो करने लगते हैं, प्रशंसक। तो ऐसे लोग जो बातों के धनी होते हैं, ऐसे लोग इसमें आते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हों,
वो गणमान्य हो, वो अति विशिष्ट हो। तो ये बात मैंने आपको समझाई सबसे पहले संसद के गठन में। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब 3 अंग होते हैं, तो द्विसदनीय व्यवस्था है ब्रिटेन के संविधान से लिए, वहां से हमने 1919 के भारत शासन अधिनियम में ली, 1919 के भारत शासन अधिनियम से 1935 के भारत शासन अधिनियम में आई। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब 3 अंग है। 3 अंग कौन कौन से हैं भैया? 3 अंग कौन कौन से हैं? तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, मतलब 2, इनफैक्ट 2 अंग मैंने आपको बता दिए कि एक लोकसभा है जो एक सदन है, एक राज्यसभा है ये भी एक सदन है, और तीसरा जो अंग होगा, तीसरा अंग होगा राष्ट्रपति। तो इसलिए 3 अंगों से मिलकर बनी हुई ये एक द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है, संसद। ये बात आई समझ में? तो आर्टिकल 79 में संसद का ये गठन है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हुआ होगा। चश्मा लगाकर पढ़ाया कीजिए। हाँ, ये मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन जब मैंने आपको संसदीय व्यवस्था पढ़ाई होगी तो संसदीय व्यवस्था में ये चीज मैंने आपको समझाई होगी जरूर। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जहां पर मैं आपको संसदीय व्यवस्था समझा रहा हूँ वहां पर ये चीज, लेकिन अब चूंकि संसद के गठन में आर्टिकल 79 में ये हमें स्पेशली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। रवि है, मैंने घटना चक्र से क्वेश्चन किया, सब पीसीएस लेवल के क्वेश्चन थे, सारे बने, मुझे बहुत अच्छा लगा। चल, थैंक यू। हम कैसे लिखें? देखिए, हम कैसे लिखें सर? आप तो इधर उधर एडजस्ट कर देते हो। अबे यार, ठीक है, इतना भी वो नहीं है यार, तुम खाम खा यार, तुम बच्चे कब तक रहोगे यार? कल को दरोगा बन जाओगे, तुम्हारी बातें वही हैं। ठीक है, तुम्हारी बातें वही हैं जो क्लास 8th के स्टूडेंट की होती है। मैं क्या करूं सर, मैं कैसे लिखूं? सर आप इमला बहुत तेज तेज बोलते हैं। चलो, मैंने पूछा चांद से कि देखा है हंसी मेरे यार सा कहीं, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं, 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 मैंने पूछा चांद से। इमला, स्कूल की याद आ गई। ठीक है, क्लियर हुआ, सबने लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल 79 में संसद का गठन है। अब हम आर्टिकल 80 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। राज्यसभा की संरचना देखो, 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो किताबों में नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, किसी आर्टिकल में भी डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से उन चीजों को समझना। ठीक है, क्लियर है? प्रॉमिस करते हो आप लोग कि आप उनको समझोगे बहुत अच्छे से। अब हम राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए, राज्यसभा की संरचना में सबसे पहले आपको ये समझना है कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में डिस्कस किया गया है। हम पहले पढ़कर आए हैं कि राज्यसभा एक अपर चैम्बर है, अपर हाउस है, उच्च सदन है। उच्च सदन बेशक है, लेकिन उसके साथ साथ ये द्वितीय सदन है, क्योंकि इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वह जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वे राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, वो राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसको
राज्यों की परिषद या राज्यों का सदन भी कहा जाता है, इसलिए इसे राज्यों की परिषद या राज्यों का सदन भी कहा जाता है। राज्यों का सदन भी कहा जाता है, ठीक है, ऐसा है मेरे भाई, इसलिए इसे राज्यों की परिषद या राज्यों का सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा की संरचना, अब यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर राज्यसभा में, ठीक है, जो इसकी संरचना के बारे में डिस्कस किया गया है, कैसी संरचना होगी, किस प्रकार की संरचना होगी। तो देखो, एक तो बोला है संविधान में कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, एक तरफ तो है मैक्सिमम, अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक है, ध्यान रखना। तो एक तरफ तो भैया जी ये प्रोविजन है राज्यसभा के संदर्भ में कि बोला है अधिकतम सदस्य संख्या, क्या बोला है मुन्ना, अधिकतम सदस्य संख्या, और दूसरी तरफ इसके बारे में प्रोविजन है वर्तमान सदस्य संख्या, एक तरफ अधिकतम और दूसरी तरफ वर्तमान सदस्य संख्या, आपको ये समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रोविजन है राज्यसभा की, जब संरचना के बारे में बात करेंगे, एक तरफ हम बात करेंगे मैक्स नंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर्स, और दूसरा कंकरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स, वर्तमान और मैक्सिमम। मैक्सिमम में हमारे संविधान में बोला है कि भाई देखो, मैक्सिमम सदस्य राज्यसभा में होंगे 250, ठीक है भाई, ठीक है बाबू, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, अच्छा बाबू शब्द कैसा लगता है, बढ़िया लगता है ना, चलिए मजा आ गया। अब देखो समझो इसको, तो अधिकतम सदस्य संख्या हो गया 250, अब ये जो 250 अधिकतम सदस्य संख्या होगा, ठीक है, इसमें से 12 नॉमिनेटेड होंगे, 12 मनोनीत होंगे। 12 मनोनीत किसके द्वारा होंगे भैया, 12 मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत होंगे। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा, आप सभी को पता है ये कहां कहां से आएंगे, ठीक है, कोई साहित्य से आएगा, कोई कला से आएगा, कोई विज्ञान से आएगा, कोई समाज सेवा वर्ग से आएगा, तो साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा वर्ग में, ठीक है, अति विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, ये ध्यान रखना। तो कोई साहित्य से, कोई कला से, कोई विज्ञान से, कोई समाज सेवा से अति विशिष्ट व्यक्ति, ठीक है, 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। बचे कितने बचे, 238, तो 238 इलेक्टेड होंगे, निर्वाचित होंगे, ठीक है, आप हिंदी में लिख देना इलेक्टेड होंगे 238, 238 और 12 250, ठीक है, सब ये हो गए मनोनीत। अब हम चलते हैं वर्तमान सदस्य संख्या पर, क्योंकि ये भी हमें देखना है वर्तमान में। तो भाई वर्तमान में है बच्चे राज्यसभा में 245 सदस्य, ठीक है भाई, दो भागों में बांट दो 245 को, 12 तो भाई नॉमिनेटेड है, 12 इसमें से मनोनीत है, मनोनीत है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत है। अच्छा, कौन से आर्टिकल में इनके मनोनयन की बात कही गई है, आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 80 क्लॉज 1 में इन 12 सदस्यों के मनोनयन की बात कही गई है, जो कि आपके साहित्य से आते हैं, कला से आते हैं, विज्ञान से आते हैं, और समाज सेवा से आते हैं, साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं, 12 सदस्य होंगे मनोनीत, ठीक है। अब 233 हो गए आपके इलेक्टेड, 233 आपके हो गए निर्वाचित, इलेक्टेड 233, ठीक है। अब ये जो 233 है, ये भैया जी कहां से आएंगे, ठीक है, ये एमएलए के द्वारा, विभिन्न राज्यों के जो एमएलए हैं, ये एमएलए के द्वारा इलेक्टेड बाई एमएलए, ये एमएलए के द्वारा इलेक्टेड होंगे, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब जो एमएलए के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, इतना समझ में आ गया, अधिकतम और वर्तमान सदस्य संख्या क्या है क्या नहीं है जी। तनु जी कह रही हैं कि भैया जी कहाँ गया उनका प्रश्न, तनु जी का, अरे यार ऊपर चला गया। हाँ, एक क्वेश्चन था, आप पॉलिटी कब तक फिनिश करा देंगे। मेरी बहन, मैं क्या बताऊं, इस प्रश्न का मेरे पास कोई जवाब नहीं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता, ठीक है, ऐसे ये भी एक प्रश्न है मेरी बहन जिसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। पता है क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत फालतू का प्रश्न है ये, इसलिए मेरे पास इसका जवाब नहीं है।
सर केस भी बताते चलिए, मतलब बोलना है। देखिए आलम जी हैं, साहिब आलम, वो बोल रहे हैं सर केस भी, बेटा इसमें अभी कोई केस नहीं आएगा। ठीक है, जब जहां पे कोई भी केस आएगा वहां पे मैं साथ के साथ बताऊंगा मेरी बहन, बताऊंगा मैं। जी ठीक है बेटा, वो ठीक है, बाबू ठीक है, अब उसकी तबीयत में सुधार है। चलो ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना, हमने राज्यसभा की संरचना को समझ लिया। अब देखो, जैसे मान के चलिए, सपोज डेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप देखेंगे, देखिए मैं सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, 403 सदस्य हैं, 403 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या, क्लियर है बच्चे, 403 है। अब 403 जो विधायक हैं बच्चे उत्तर प्रदेश में, मतलब विधानसभा सदस्य मींस एमएलए, टोटल 403 एमएलए हैं। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर एक चीज निर्धारित कर दी जाएगी, बहुत आराम से समझा रहा हूं, बहुत कठिन कॉन्सेप्ट को, एक चीज निर्धारित कर दी जाएगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यही होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, समझ लो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो एक चीज निर्धारित कर दी जाएगी, कैसे निर्धारित कर दी जाएगी, जैसे मान के चलिए, ठीक है, हम इस पूरे 403 का आंकड़ा लेते हैं, 403 में हम, ठीक है ना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस 403 एमएलए जो है, 403 एमएलए में से, ठीक है, मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है, लाइव बताता हूं मैं आपको। एक सेकंड, मुझे थोड़ी सी गूगल की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि 403 विधायक जो हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, ठीक है, उसमें से हमें ये पता करना है कि कितने मतलब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के कितने कितने एमएलए हैं। अरे यार, इसमें तो बड़ा, ठीक है ना, इसमें तो 403 एक एक नाम दिए हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सहित। हाँ मिल गया, एक आंकड़ा मिल गया। चलिए 2022 का मैं बता दे रहा हूँ, 2022, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से 255 है, 255 विधायक बीजेपी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं 2022 में 255। समाजवादी पार्टी से 111 है, 111 समाजवादी पार्टी से हैं, ठीक है ना। अपना दल है, वहां से 12 हैं, 12 हैं वहां से, अपना दल है जहां से 12 हैं, ठीक है ना। 8 राष्ट्रीय लोक दल से हैं, 8 राष्ट्रीय लोक दल से हैं, 8 राष्ट्रीय लोक दल से हैं। 6 है, ठीक है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल, वहां से 6 हैं, हमारा दल, ठीक है ना। ये आम दल, आम दल नाम है उसका, आम दल, निर्बल शोषित आम दल, वहां से 8 हैं। आम दल से, नहीं नहीं नहीं, आम दल से 6 हैं, माफ करना, हाँ 6, आम दल से 6 हैं। एक सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, वहां से 6 है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी से 6 विधायक है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी 6 हैं बच्चे सोहेल देव से, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 हैं केवल, ठीक है ना, 2 आईएनसी। और बताइए, बहुजन समाज पार्टी से केवल 1 बीएसपी, बहन जी की पॉलिटिकल पार्टी से केवल 1 विधायक है, ठीक है, जिनकी कभी सत्ता रही थी उत्तर प्रदेश में भाई, ठीक है। ये तो बड़ा बुरा हाल है बीएसपी का। अब देखिए,
अब यहाँ पर हुआ क्या कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो 403 मेंबर्स हैं उनका डिफरेंशिएशन उनका वो है, कुछ एक आध दो और होंगे छोटे मोटे। तो इस तरह से मोटा मोटी बीजेपी से 255 सदस्य हैं, ठीक है। 111 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 111 समाजवादी पार्टी के हैं, 12 विधायक अपना दल के हैं, 8 विधायक जो है वो राष्ट्रीय लोक दल के हैं, 8 विधायक, 8 विधायक राष्ट्रीय लोक दल के हैं, ठीक है जी। 6 विधायक जो हैं वह आम दल के हैं, 6 विधायक जो हैं वह सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं, 2 विधायक जो हैं वो आईएनसी के हैं, और 1 विधायक जो है भैया जी वह आपका बीएसपी से है, जो 1 विधायक है। देखिए तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था आपको समझ में आ रही होगी। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जैसे हमने निर्धारित कर दिया, क्या निर्धारित कर दिया कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, ठीक है ना, 33 विधायक होंगे वह राज्यसभा में अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है, इस तरह से। तो मतलब ये जो विधायक है ना बच्चे, ये विधायक क्या करेंगे, ये विधायक आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, आप पढ़कर आए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा बच्चे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष मतदान। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो एमएलए के द्वारा होता है, एमएलए जो है, और वो एमएलए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी पद्धति और अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव विधायक के द्वारा होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, उम्मीद करता हूं कि ये व्यवस्था आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने आपको बहुत सरल रूप में समझा दी, हालांकि ये टिपिकल है, ठीक है, लेकिन आपके लिए इतना बहुत है, आपके एग्जाम के लिए इतना बहुत है समझना। ठीक है, चलिए। ये झिलमिल क्यों कर रहा है भाई, चलो ठीक है जी, हो गया मतलब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, है ना, कल मिलेंगे जबरदस्त तरीके से, आगे का पढ़ेंगे। संसद स्टार्ट हो गई, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा यार संसद पढ़ने में। अगर आपने मतलब पहले से सोच रखा है संसद पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट क्लास में क्लियर करेंगे, तो ये क्लास फिर तुम्हारे लिए है, ठीक है। कल मिलते हैं, आप अपना टाइम रखो। हाँ टाइम हो गया, हाँ आप अपना ख्याल रखो, बहुत अच्छे से रहो, ठीक है सब लोग, ढेर सारा प्यार सभी को।